हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आज मैं आप सबके लिए क्या लाया हूं वीडियो में? गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जैसा मैंने आपको बताया था। चलो, ऐसी सब वीडियो के लिए सब सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। गार और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली, जनरल मतलब नॉर्मल, एंटी मतलब अगेंस्ट, अवॉइडेंस मतलब कुछ तुम छुपा रहे हो उसके अगेंस्ट हमने कोई लॉ बनाया है। कुछ तुम छुपा रहे हो उसके अगेंस्ट तुम लॉ बनाया है। सर, छुपाते क्या है? बंदे ने कोई टैक्स प्लानिंग करी, उससे कुछ टैक्स बचा है तो उसको छुपा रहा है, तो उसी के अगेंस्ट रूल बनाया गया। क्यों बनाया गया वो हम अभी आगे देखेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। which came into effect from assessment in 1819 and onwards. ठीक है। GAR provides rules to avoid revenue losses that has happened to department due to aggressive tax avoidance measures adopted by companies. पहले क्या होता था? कंपनीज बहुत टैक्स अवॉइडेंस की ट्रांजेक्शन करती थी। कैसे? टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? लॉ में अलाउड है, बट तुमने लॉ के मतलब स्पिरिट को खराब कर दिया। जो उसमें लूप होल से उसको ढूंढ ढूंढ के तुमने लॉ को खराब किया है। अगर तुम ऐसी ट्रांजेक्शन करते हो तो उससे क्या होता है? रेवेन्यू लॉस होता है डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि आम आदमी तो पकड़ नहीं पाता। तुमने जानबूझ के ढूंढी ऐसी ट्रांजेक्शन, इस वजह से। ड्यू टू एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस मेजर अडॉप्टेड बाय कंपनीज, तो इससे टैक्स प्लानिंग वगैरह करते हैं आदमी। टैक्स प्लानिंग तो अलाउड होती है, टैक्स अवॉइडेंस में लूप होल्स वगैरह को ढूंढ के जब तुम टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश करते हो। गार प्रोविजंस डू नॉट डील विद टैक्स एविजन एंड टैक्स प्लानिंग, अभी हम नीचे देखेंगे। डू नॉट डील विद टैक्स एविजन एंड टैक्स प्लानिंग। ऑल्सो डू नॉट अप्लाई वेयर स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द एक्ट और एक्ट फॉर एंटी अवॉइडेंस आर प्रोवाइडेड। मतलब अगर कोई स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है तो वो लगेगा ही लगेगा। उसके ऊपर है गार, सबसे ऊपर कौन? गार। स्पेशल कुछ दिया हुआ तो लगेगा ही लगेगा इनकम टैक्स एक्ट में। उसके ऊपर क्या है? गार। ठीक है सर। ठीक है, गार प्रोविजन ये वाला आपने कराई दिया। गार प्रोविजन डू नॉट अप्लाई वेयर एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एक्सीड्स 3 करोड़। गार जब लगता है जब 3 करोड़ से ज्यादा हो, किस किस का? सारी पार्टीज का मिला के अरेंजमेंट में। सारी पार्टीज को मिला लो, 3 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट हो रहा है तो तुम गार लगा देंगे। ठीक है सर। गार शेल अप्लाई इन एडिशन टू एनी अदर बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जो है वो है ही है। गार सबसे ऊपर, गार सबसे ऊपर, गार उसके अलावा। ठीक है। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स एंड गार कैन कोएक्सिस्ट, मैंने बताया स्पेसिफिक कहाँ पे होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। और गार क्या होता है? उसके अलावा, एडिशनल। ठीक है सर। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स आर क्लबिंग ऑफ इनकम, हमने क्लबिंग में देखा है, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता है, बहुत सारे रूल्स है उसमें, तो वाइफ का क्लबिंग हो जाती है हस्बैंड में। तो ये क्या हुआ? इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक रूल दिया हुआ है। डीम डिविडेंड, डीम डिविडेंड में क्या होता है? आईयूएस में इनकम बन जाती है वापस एसएससी के लिए। तो वो भी किसमें आया? आईयूएस में। इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली दिया है। तो स्पेसिफिक अलग अलग हो गया। अगर उसके अलावा कुछ है तो वो गार में आएगा। ठीक है सर। गार डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस, ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें गार नहीं लगता, ये आ सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हु हैज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज इन इंडिया विद प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन तो ले ली, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से तो गार नहीं लग रहा। परमिशन ले ली तो क्या दिक्कत है? with prior permission of competent authority and has not taken any benefit under DTAA। गार की सबसे बड़ी वो क्या होता है प्रोविजन, तो उसे टैक्स बेनिफिट होना चाहिए। इसको असेसी को टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, तब गार लगेगा। इसमें तो खुद बोल रहा है कि टैक्स बेनिफिट नहीं हो रहा, तो काय का गार? बिल्कुल ठीक बात सर। इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट इन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी अलाउड होता है इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब आता है अपने क्या? टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग। सबसे गंदा कौन है अभी मैं पता चल जाएगा अभी। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस मींस टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स, लैकुना और ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी एंड थस अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स व्हिच इज लॉफुली पेबल। मतलब क्या? तुमने ऐसे लॉ को देखा, उसमें कुछ ऐसी लूप होल्स ढूंढी, जानबूझ के तुमने ऐसी लूप होल्स ढूंढी कि तुम उससे टैक्स प्लानिंग कर गए। टैक्स प्लानिंग कौन सी? गंदी वाली टैक्स प्लानिंग है ये। टैक्स प्लानिंग अच्छी वाली होती है वो भी बताऊंगा मैं, ये कैसी गंदी वाली टैक्स प्लानिंग? तुमने लूपहोल्स ढूंढे, फैक्ट्स वगैरह को गलत किया उसकी वजह से। ठीक है सर। विच इज लॉफुली पेबल, अलाउड नहीं थी पर तुमने किया। इट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ इट इज डन बाय ट्विस्टिंग और इंटरप्रिटेटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, बिल्कुल ठीक बात। इट इज लीगली एक्सेप्टेड बट द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉ गेट्स किल्ड, जो पर्पस से लॉ बनाया गया तो वो तो चला गया ना उसका पर्पस। तुम लूप होल ढूंढ ढूंढ के मतलब कुछ मिस्टेक्स रह गई माना डिपार्टमेंट से लॉ बनाने में, तो उसको यूज करोगे। तो ये हुआ टैक्स अवॉइडेंस। Sale and leaseback transaction where asset and remains with assessee and depreciation is allowed to the assessee। Sale and leaseback transaction एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें asset assessee पे रहती है और depreciation वो क्लेम करता रहता है। तो इसमें मतलब तुमने
सेल एंड तो मतलब तुमने लीज पे भी दे दी और फिर भी तुम डेप्रिसिएशन एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो? तो ये लूप होल को यूज किया गया है, तो वो अरेंजमेंट है। पता है डिपार्टमेंट को, पर कर नहीं सकते। ठीक है सर। टैक्स एविजन जनरली डन थ्रू इलीगल मींस, ये तो है ही इलीगल, पर दंडों से पिटाई होती है टैक्स एविजन में, जेल में भी डाला जाता है। मींस बाय सप्रेशन ऑफ टैक्स, फॉल्सिफाइंग ऑफ रिकॉर्ड्स, फ्रॉड्स, ठीक है, ये सब करते हैं। टैक्स इवेजन इलीगल एंड मे रिजल्ट टू पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। रिकॉर्डिंग बोगस एक्सपेंसेस, ये तो एक आर्टिकलशिप वाले से क्या पूछोगे, मतलब उससे बढ़िया कोई जानता ही नहीं इस चीज को, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम सब जानते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। अब आता है अपना क्या, टैक्स प्लानिंग, ये सबसे अच्छा होता है टैक्स प्लानिंग। निर्मला जी भी कहती है कोई दिक्कत नहीं, टैक्स प्लानिंग कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें, तुम्हें परेशान हम नहीं करेंगे। टैक्स प्लानिंग मींस रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी थ्रू लेजिटिमेट कंसेशंस और एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। मतलब क्या, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। डिडक्शंस में कौन सी आती है, जो अपने चैप्टर 6A में दी हुई है। एग्जम्पशंस वाला जो हर चैप्टर में अलाउड डिसअलाउड वगैरह होते हैं ना, वो सब चीजें। थ्रू लेजिटिमेट कंसेशन और एग्जम्पशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन अ लीगल वे विदाउट किलिंग द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना क्या, गार। सेक्शन 95 में क्या दिया हुआ है, गार। सेक्शन नंबर 95 एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार। गार किस पे लगता है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इस पे क्या लगता है, गार। गार किस पे लगता है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, ठीक है सर। गार प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू अरेंजमेंट्स एंटर्ड बाय एन एसएससी दैट मे बी कॉल्ड इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। नाम से पता चल रहा है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, मतलब ऐसा अरेंजमेंट जो कि परमिटेड नहीं था। जो चीज परमिटेड नहीं है उस पर तो तुम्हें कोई ना कोई रूल लगाना ही पड़ेगा अगर उसे बचाना है तो। सही बात है, मतलब जो चीज अलाउड ही नहीं थी तो उसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वही चीज है, गार इस वजह से आया है इसमें। ऐसी अरेंजमेंट्स को क्या कह सकते हैं हम, ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हो आप। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज इन रिलेशन टैक्स अराइजिंग देयर फ्रॉम मे बी डिटरमाइंड एज पर दिस फैक्टर। और उससे जो तुमने ट्रांजैक्शन छुपाई या तुमने उससे कुछ मतलब टैक्स बेनिफिट लिया, तो उससे जो टैक्स आता है उस पर गार लगता है। तुमने कोई ट्रांजैक्शन करी, उससे टैक्स छुपा, तो वो जो टैक्स छुपा उस पर गार लगता है, वो चीज होती है। GAR has an overriding effect on other provisions of the Income Tax Act. However, where there are special provisions, we deal with ways of stopping tax avoidance. GAR shall not apply. GAR का मैंने बताया, इनकम टैक्स अपना अलग चलता है, GAR अलग चलता रहता है। एडिशनल है GAR तो अपना, ठीक है सर। एग्जाम्पल्स कराओ आप फटाफट, तभी समझ आएगा और अच्छे से। देखो ध्यान से पढ़ना बिल्कुल एग्जाम्पल्स को। इंडियन कंपनी सेटिंग अप अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन SEZ, कहाँ पे बना रहे हैं, SEZ में, ठीक है सर। एंड क्लेम्स 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम दैट कंपनी एज पर सेक्शन 10AA। ये तो मैंने आपको बताया टैक्स प्लानिंग में कि डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड होती हैं, तो ये तो अलाउड रहेगा अपना। सिंस इट इज अ फिस्कल इंसेंटिव ऑफर्ड टू हिम बाय लॉ, लॉ ने बोला खुद से और इलीगल है, रेवेन्यू वुड नॉट इन्वोक गार, गार अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, गार लगेगा ही नहीं, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 2 कराओ सर। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। इन एग्जांपल नंबर 1 जो हमने ऊपर पढ़ा, इफ इंडियन कंपनी हैज अनदर यूनिट इन नॉन एसईजेड एरिया, ये कोई इंडियन कंपनी है, इसकी एक कहाँ पे थी, एसईजेड में, ठीक है सर, और एक कहाँ पे थी, नॉन एसईजेड में। पहले प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था, एसईजेड में, अब प्रोडक्शन कहाँ पे होगा देखना। इंडियन कंपनी हैज अनदर यूनिट इन अ नॉन एसईजेड एरिया नाउ, नॉन एसईजेड एरिया नाउ इट डाइवर्ट्स इट प्रोडक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ, अब यूनिट कहाँ पे है, नॉन एसईजेड, अब यूनिट कहाँ पे है, नॉन एसईजेड में, ठीक है। ये अपना ट्रांसफर कहाँ करता है, प्रोडक्शन एसईजेड में, टू एसईजेड एरिया एग्जाम्प्ट यूनिट, ठीक है। वाइल डूइंग ओनली द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। Here it is a case of misrepresentation of facts by showing production of non-SEZ unit as production of SEZ unit. एक्चुअली पहले वाले एग्जांपल में कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, SEZ में, अब कहाँ पे हो रहा है, नॉन SEZ में। तुम दिखा क्या रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है नॉन SEZ, तुम दिखा रहे हो प्रोडक्शन हो रहा है SEZ में, तो ये तो गलत है ना। एक्चुअल में तो वहां केवल तुम पैक कर रहे हो, अगर तुम्हारा एक्चुअल में प्रोडक्शन SEZ में हो रहा तो समझ आता, तुम तो वहां प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे SEZ में और तुम चाहते हो एग्जाम्पशन। वाह भाई वाह, करा भी नहीं फिर भी एग्जाम्पशन, ये तो बड़ी गलत बात है। तो अब से उस पे गार लगा देंगे, अब तुम पे क्या लगा देंगे, गार लगा देंगे, देखना। दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ टैक्स एविजन, गार गार डज नॉट अप्लाई टू टैक्स एविजन, और ये चीज टैक्स एविजन में आती, इस वजह से इस पे गार नहीं लगे। अगर ये टैक्स एविजन वाली दायरे में नहीं आती और टैक्स अवॉइडेंस में आती, लीगली परमिटेड होती, तो तुम पे गार लग जाता, इस वजह से। इन एग्जांपल नंबर 2, अब ये जो एग्जांपल ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इंडियन कंपनी डज नॉट शोज प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसईजेड यूनिट, अब यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं दिखाया है, ठीक है। एज पर
Indian company does not shows production of non-SEZ unit as production of SEZ unit, मतलब नॉन एसईजेड में प्रोडक्शन हो रहा था पहले, अब वो नहीं दिखा रहे, नॉर्मली चल रहा है सब, ठीक है. बट ट्रांसफर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन एसईजेड यूनिट एट अ प्राइस लोअर देन एफएमवी एंड डज ओनली सम सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन एसईजेड यूनिट. मतलब जो एसईजेड नॉन एसईजेड वाले का जो प्रोडक्शन था उसको ट्रांसफर किया कहाँ, एसईजेड वाले पे, ठीक है. किस पे किया है, लोअर प्राइस पे किया है, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया हमें. Thus, it is able to show higher profits in SEZ unit due to such transfer and claims higher deduction. जब तुम ट्रांसफर ही उस पे करोगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ही होगा, ऑब्वियस है. The company has tried to take an advantage of tax provision by diverting profits to equity. This type of case is dealt specifically by transfer pricing regulation that deny tax benefits, hence GAR cannot be invoked. क्योंकि इसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ कहाँ पे, ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस में, इस वजह से GAR इस पे नहीं लग गया. मैं एक और बता देता हूँ. ये क्या कर रहे थे, अपने प्रोडक्शन को ट्रांसफर कर रहे थे कम पे और ज्यादा पे बेच रहे थे कहाँ, एसईजेड में, इस वजह से उसको प्रॉफिट्स हो रहे थे, प्रॉफिट्स वो छुपा रहे थे, इस वजह से उसको कहाँ पे प्रोविजन मिल रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग उस पे लग जाता है, गार नहीं लगेगा. बिल्कुल ठीक बात सर, यही हमने पढ़ा है. अब ये वाला एग्जांपल इधर कैरी फॉरवर्ड होगा. इन एग्जांपल नंबर 3, इफ बोथ द यूनिट्स इन एसईजेड एरिया एंड नॉन एसईजेड एरिया वर्क इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग, तू अलग मैं अलग. नाउ एक्सपोर्ट न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू क्लाइंट्स फॉर एसईजेड एरिया इंक्रीज. एसईजेड वाले काम बढ़ता चला गया. There has not been any shifting of equipment from non-SEZ to SEZ. कुछ भी कहेंगे, सब अपना अलग अलग कर रहे हैं, इसका सेट उसके पास, इसका सेट उसके पास, ठीक है सर. GAR cannot be invoked on the ground that there has been shifting reconstruction of existing business from one unit or to another unit, as this scenario has been specifically dealt under 10AA. कुछ भी हो नहीं जाता, सब अपना अपना कर रहे थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, GAR लगेगा ही नहीं, ठीक है सर. ये अपन ने 4 एग्जांपल देखे, आप इसको पढ़ना है एक बार खुद से शांत दिमाग से, आपको भी समझ आएगा. अब जो हमने ऊपर पढ़ा क्या, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, ये वाला, इसका मतलब क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 96 में. सेक्शन 96, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट. अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई टू कंडीशन, एक और दूसरी में चेंज होती रहेंगी बार बार. पहला वाला फिक्स है, दूसरे में चेंज होती रहेंगी. पहला वाला क्या है, टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट, मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत गंदी है. मेन पर्पस इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट्स एंड, और बाकी चेंज होते रहेंगे, ठीक है. चलो पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं. मेन पर्पस इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट्स एंड क्रिएट्स राइट्स ऑब्लिगेशन व्हिच आर नॉट ऑर्डिनरली क्रिएटेड बिटवीन टू पर्सन डीलिंग एट आर्म लेंथ. मतलब अगर तुम आर्म लेंथ पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर आर्म लेंथ से गलत कर रहे हो मतलब कुछ तुमने छुपाया है, कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बन रहे हैं, ठीक है ना. अगर आर्म लेंथ पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. चलो देखते हैं. अगर आर्म लेंथ पे नहीं है तो मतलब तुमने टैक्स इवेजन किया है, टैक्स बेनिफिट लिया है, इस वजह से GAR लगेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्स लिमिटेड कंपनी रेसिडेंट इन कंट्री ए, ठीक है. इट एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद बी लिमिटेड, ठीक है, इंडियन कंपनी फॉर सेटिंग अप अ पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 100 मिलियन, बिल्कुल ठीक बात. पेमेंट स्प्लिटेड एज 10 मिलियन, यहाँ पे टैक्स कितना लगता है, 10%. किसके लिए दिया है, डिजाइन के लिए, ठीक है सर. 70 मिलियन फॉर ऑफशोर सप्लाईज ऑफ इक्विपमेंट नॉट टैक्सेबल एज नो रोल प्लेड बाय पी इन इंडिया. इसमें कुछ नहीं था, पी इन इंडिया में नहीं तो टैक्सेबल भी नहीं हुई, ठीक है. ये वाला ट्रांजैक्शन कर दूंगा. 20 मिलियन फॉर लोकल सप्लाईज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस टैक्सेबल ऑन नेट बेसिस. 20 मिलियन पे टैक्स लगता है और 70 इसमें अपना 10 मिलियन वाले पे टैक्स लगता है. अब देखना, अब एफएमवी कितनी डिजाइन वाले की जो था 10 मिलियन वाला, इसकी थी 30, ठीक है सर. देयरफॉर अंडर इनवॉइस, क्योंकि 10 थी और 30 होनी चाहिए थी, तुम्हारा टैक्स कितना लगा था, केवल 10%. मतलब तुमने टैक्स कम लगाने की वजह से तुमने अपनी ट्रांजैक्शन छुपाई, एफएमवी छुपाई, समझ रहे हो. ऑल्सो ऑफशोर सप्लाईज, ये वाला जो था 70 वाला, और ओवर इनवॉइस. इसको ओवर इनवॉइस क्यों किया होगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लग ही नहीं रहा. यहाँ पे लाइन लिख रही है ना, नॉट टैक्सेबल एज नो रोल प्लेड बाय बी इन इंडिया, तो टैक्स नहीं लग रहा. तो तुमने सोचा यहाँ पे बढ़ा दो ट्रांजैक्शन की लिमिट, अमाउंट बढ़ा दो, यहाँ पे टैक्स लगेगा ही नहीं, और उस पर कम कर दो जिससे कि टैक्स कम लगेगा. 30 को 10 कर दिया था और फिर बढ़ा दिया था, ठीक है सर. द एलोकेशन ऑफ प्राइस to different parts of the contract has been decided to reduce tax liability of foreign company in India. बिल्कुल ठीक बात, मैंने आपको बता ही दिया. It is impermissible avoidance arrangement since both the condition of tax benefit and transaction are not at arm length price. बिल्कुल ठीक है. पहली बात क्या है, आर्म लेंथ प्राइस, ALP चेक करनी है इसमें, ठीक है सर. पहला वाला पॉइंट ये हो गया. अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है, टैक्स बेनिफिट एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है सर. results directly or indirectly in misuse or abuse of provisions of this act. मतलब तुमने मिसयूज किया प्रोविजंस का, उसका अगर तुम करते हो तो टैक्स बेनिफिट,
और क्या कहते हैं मिसयूज और अब्यूज, अगर ये दोनों भी होते हैं तो गार लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रोवाइजर अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है सर, अब इसका एग्जांपल बताओ। वेयर लॉ इज फॉलोड इन लेटर और फॉर्म बट इन नॉट इन स्पिरिट ऑफ द लॉ, मतलब कौन सा वाला है? टैक्स अवॉइडेंस वाला। और सब्सटेंस और रिजल्ट्स ऑफ सच अरेंजमेंट आर नॉट इंटेंडेड बाय लेजिस्लेशन, ये इंटेंट नहीं था कि लॉ को बनाने के पीछे कि तुम ऐसा करोगे। अब देखो एग्जांपल, ये अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना। Tax treaty between India and country A state that any capital gains arising from sale of shares of XYZ, ठीक है, limited and Indian company, ठीक है, would be taxable only in country A, कहाँ पे taxable होगी? country A में, ठीक है। If the transferor is a resident of country A and holds more not more than 10%, ठीक है, क्या क्या होगा? taxable होगी। अगर less than 10% है, ठीक है, ठीक है, लेस देन 10% तो टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब ये। कंपनी नेम डी लिमिटेड बीइंग रेसिडेंट ऑफ कंट्री ए मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड, ये XYZ लिमिटेड थी इंडियन कंपनी, ये डी लिमिटेड थी, इसने इन्वेस्ट किया किससे मदद से? के लिमिटेड और एल लिमिटेड की मदद से, ठीक है, ठीक है, थ्रू टू होली ओन सब्सिडरीज के लिमिटेड एल लिमिटेड लोकेटेड इन कंट्री, ये कहाँ पे? कंट्री ए में, इस वजह से मैंने ऊपर बनाया। ईच सब्सिडरी होल्ड्स 9.95% इन इंडियन कंपनी XYZ, ये भी इसमें होल्ड करती है एल वाले में, एल वाली किसमें? XYZ में, ठीक है सर। द टोटल बीइंग 19.9% ऑफ इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड। द सब्सिडरीज ये जो अपनी थी के लिमिटेड सब्सिडरी और एल लिमिटेड, नाउ सेल द शेयर्स ऑफ XYZ जो इसको दिया था 9.95% वाला, एंड क्लेम्स एग्जम्पशन एज ईच इज होल्डिंग लेस देन 10%। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 10% से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन्स, क्योंकि ऐसा DTAA में लिखा हुआ था कंट्री ए और इंडिया के बीच में, ठीक है सर। Now here the intention of the assessee by splitting of the investment, अगर वो डायरेक्ट करता तो कितना होता? 19.9%, और उसे सब्सिडरी की मदद से किया तो उसका कितना होगा? 9.95 यहाँ पे, 9.95 यहाँ पे। इस वजह से उसको क्या सोचा था? ऐसी प्लानिंग करूंगा तो कैपिटल गेन का लगेगा ही नहीं। बट गार उससे ज्यादा चालाक है, गार ने कही बेटा ऐसी ट्रांजेक्शन करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखना, through subsidies for obtaining tax benefit under the treaty. Also there does not appear any change in economic condition of investor D, अगर वो डायरेक्ट भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अगर सब्सिडरी से बांट दिया तो उससे क्या इश्यू हो रहा है? अगर वो डायरेक्ट करता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से अगर तुम डायरेक्ट करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डायरेक्ट करना चाहिए था, वो कहना चाह रहा है वो। Thereby it reveals an abuse of tax, hence car can be invoked and capital gain shall be taxable in hands of D limited, इस पे टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। अब आता है अपना तीसरा ये, इसमें क्या बोलेगा? टैक्स बेनिफिट वाली ट्रांजैक्शन हो गई और एक ये वाली हो गई, बिल्कुल ठीक है। टैक्स बेनिफिट वाला तो फिक्स है अपना, entered carried in a manner which are not ordinary employed for bona fide purpose, मतलब पर्पस तुम्हारा सही नहीं था। manner in which the arrangement is entered into or carried out, किस तरीके से तुमने अरेंजमेंट को किया। if an arrangement could be carried out in a simpler manner or direct way and the parties adopted different rules, आसानी से हो सकता था पर तुमने जानबूझ के गलत तरीका अपनाया तो वो इसमें आ जाएगा फिर। the same may fall under this scenario, ठीक है सर। lacks commercial substance and deemed to lack commercial substance, ये कहाँ पे आता है? सेक्शन 97 में आता है। वैसे तो इधर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा। X लिमिटेड इंडियन कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, को ठीक है। X लिमिटेड थी, कुछ इंपोर्ट भी करती थी कुछ एक्सपोर्ट भी करती थी, ठीक है सर। इट परचेजेस गुड्स फ्रॉम सिंगापुर एंड सेल्स इन दुबई, ठीक है। देखो ये X लिमिटेड है, ये सिंगापुर है, ये दुबई है, यहाँ से ये परचेज करती थी, ये दुबई है, यहाँ पे बेचती थी, ठीक है। इट सेट्स अप अ सब्सिडरी नेम ए इंक, इसने एक सब्सिडरी बनाई है अपनी, क्या? ए इंक, ठीक है। इन सिपर, यहाँ ये कहाँ पे बनाई? सिप्रस में। सिप्रस क्या? ऐसी जगह जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है सर। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका जो डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का, ठीक है, फाइनलाइजेज द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, ठीक है, बट शोज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज सेल इन नेम ऑफ ए इंक इन सिप्रस। ऐसा इसने क्यों किया होगा? सोचो, डायरेक्ट इंडिया का लेकिन ट्रांजैक्शन कहाँ पे की? सिप्रस में, परचेज सेल की। तो क्या दिखाना चाह रहा है? सिप्रस में करूंगा तो मेरे को टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो टैक्स हेवन है, ठीक है सर। ऑल द मैनेजमेंट इज कैरिड आउट इन इंडिया, द गुड्स आर सेंट डायरेक्टली फ्रॉम सिंगापुर टू दुबई, आपस में आराम से गुड्स बेचते थे, ठीक है। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिप्रस वेयर द प्रॉफिट आर एग्जाम, मतलब तुमने प्रॉफिट छुपाना चाहा बट एक्चुअल में सब काम कहाँ पे हो रहा है? एक्स लिमिटेड इंडिया में, सब वो इंडिया में आ रहा है बट तुम दिखा के आ रहे हो सिप्रस में, ठीक है सर। Here X Limited has obtained a tax benefit by diverting the sale and purchase transaction to a tax haven country, बिल्कुल ठीक बात। There was no need to set up a, जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें डायरेक्ट करना चाहिए था ये ट्रांजैक्शन, तो तुमने
इसका मतलब तुमने ट्रांसफर किया इस वैल्यू से प्रेस को, फिर वहां से तुम कैपिटल में एग्जाम पे दिखा रहे हो। ये क्या बात हुई? सेल परचेज तो तुम्हारी डायरेक्ट भी तो हो सकती थी, कहना ये चाहता है लोग। तो इसमें क्या है, वो लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस तुमने लैक करा है, मतलब तुम्हारा डायरेक्ट हो सकता है, तुमने गलत किया ये चीज। द DTAA shall be ignored and GAR shall be applicable। ये इसमें आता है लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस में, मतलब तुम्हारा कॉमर्शियली ऐसा होना चाहिए था, तुमने गलत किया ये चीज। सेक्शन 97 अरेंजमेंट टू लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस। मेरे को लगता है ये एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको पूरा कवर करा रहा हूँ। सेक्शन 97 substance effect of the arrangement is inconsistent or different differ significantly with the form of individual or part। मतलब फॉर्म या फिर सब्सटेंस ही गलत था ट्रांजैक्शन का। कैसे? अब एग्जांपल देख लो। कंपनी फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फॉर्म विद वन ऑफ इट्स डायरेक्टर होल्डिंग 1% शेयर एंड कंपनी होल्डिंग 99% शेयर, ठीक है। कंपनी इन्वेस्ट 11 करोड़ इन द फॉर्म एंड फॉर्म इन्वेस्ट इन शेयर्स, ठीक है। द फॉर्म अर्न्स LTCG अंडर सेक्शन 112 एंड एट द 10%, ठीक है। हियर गार वुड बी एप्लीकेबल, ठीक है। कंपनी वांट्स टू अवॉइड मैट लायबिलिटी ऑफ 15%। क्यों? कंपनी ने क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर वो करती डायरेक्ट तो मैट लायबिलिटी आती, अगर उसने अब इसकी वजह से किया तो इसका टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई? 10% की वजह, ठीक है ना। ठीक है, द फॉर्म अर्न्स LTCG 112 की, और फॉर्म पे टैक्स लगता ही नहीं है 15%, क्योंकि कंपनी पे रेट क्या 15%, इस वजह से फॉर्म पे तो डायरेक्ट केवल 10% ही लगेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो सर। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ राउंड ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये क्या होती है? अनएथिकल वे होती है, अनएथिकल वे। अनएथिकल वे क्यों करते हैं इसमें ऐसा? इसमें क्या करते हैं? रेवेन्यूज को इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं राउंड ट्रिपिंग में। कैसे करते हैं? फंड्स को ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे के बीच में, इससे प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। फंड्स कैसे ट्रांसफर करते हैं? परचेज सेल लो हाई पे कर लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह देते हैं, तो वो सब बातें इसमें आएंगी, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग विच इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट इन विच थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन फंड आर ट्रांसफर्ड अमंग पार्टीज, ठीक है। such transactions have no commercial substance other than obtaining tax benefit, केवल टैक्स बेनिफिट लेने के किया जा रहा है। इट इज रिलेवेंट दैट फंड्स इन्वॉल्वड इन राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड टू एनी फंड्स ट्रांसफर्ड या रिसीव। कोई भी पैसा मिल रहा है जा रहा है तो उस पर भी लग सकता है, बिल्कुल ठीक बात। टाइम और सीक्वेंस इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड और रिसीव, टाइम पे भी लग सकता है, मैनर या मोड पे भी लग सकता है। ये चीजें पहले देखनी, उसके बाद हम ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, ग्रुप कंपनी प्रॉफिट ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम मार्केट एंड गिव्स लोन्स टू सिस्टर कंसर्न, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री एंड क्लेम्स इट फॉर बिजनेस पर्पसेस। क्या बोला? ग्रुप कंपनी प्रॉफिट, ठीक है, एंड ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है, एंड गिव्स लोन्स टू सिस्टर कंसर्न, मतलब उसने लोन लिया और अपनी सिस्टर कंसर्न को दे दिया इंटरेस्ट फ्री। ये तो गलत बात है, तुमने पैसा लिया दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर कर दिया फिर इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह, ठीक है सर। तो ये भी सी में आएगा। कंपनी एक्स लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी, ठीक है, फ्रॉम अनदर ग्रुप कंपनी, एक ग्रुप कंपनी का दूसरी ग्रुप कंपनी से, ठीक है, एट हाई वैल्यू एंड सेल्स इट टू अनदर ग्रुप कंपनी एट लो वैल्यू। दिस रिजल्ट इन अ लॉस। एक्स लिमिटेड ने महंगे में खरीदा, सस्ते में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ? लॉस। तो लॉस वाला ट्रांजेक्शन भी इसमें कवर होता है, ठीक है सर। A group company profit obtains loans from market, बाजार से लोन लिया and uses the loans for business, ठीक है, अपने लिए यूज किया and gives loans to sister concern out of own funds। पहले तुमने बाजार से लोन लिया, अपने लिए यूज करिए, अब बचा हुआ पैसा सिस्टर कंसर्न को ट्रांसफर कर दिया। ये भी एक टाइप का अरेंजमेंट है फंड्स को ट्रांसफर करने का, ठीक है सर। ए लिमिटेड ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है, एंड कीप्स इट फॉर 6 months एंड ट्रांसफर फंड्स टू सिस्टर कंसर्न। ये वाला कौन सा आ गया? टाइम वाला, मतलब टाइम पहले अपने लिए यूज कर लिया, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया। A limited gives loans to sister concern. They are after 3 months obtaining loan from the market। पहले लोन दे दिया, फिर बाद में उसी को मार्केट से उठा लिया, सिस्टर कंसर्न ने मार्केट में ट्रांसफर करवा दिया हुआ, इस वजह से। अब देखो सी पार्ट, accommodating party। accommodating party that is a party to an arrangement, the main reason is to obtain tax benefit। क्या होता है? टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए। ये कौन होती है? पार्टी टू एन अरेंजमेंट, जो साथ में काम करती है। इट इज irrelevant that accommodating party is connected person or not in party to the arrangement। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ए लिमिटेड सेल शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी एट अ लोअर वैल्यू एंड बुक्स अ लॉस, ठीक है। ए लिमिटेड ने सब्सिडरी को बेचा, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर द शेयर्स एट हाई वैल्यू इन मार्केट एंड बुक्स अ प्रॉफिट, ठीक है। हियर द सब्सिडरी इज द अकोमोडेटिंग पार्टी। ए ने बी को बेचा महंगे, ए ने बी को बेचा लॉस में, बी ने बाजार में महंगे में बेच दिया, उससे क्या हो? प्रॉफिट, ठीक है ना। सब्सिडरी को प्रॉफिट हो गया, ये वाली अकोमोडेटिंग पार्टी जो होगी बी लिमिटेड अपनी, बिल्कुल ठीक बात सर। ठीक है सर, इस प्रकार लग जाएगा। एलिमेंट्स हैव द इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर, मतलब इसमें क्या
इसने इसको दिया, उसने वापस इसको दे दिया, तो ये ट्रांजेक्शन आपस में न्यूलिफाई हुई। इसने इसको दिया, इसने वापस इसको दे दिया, आपस में न्यूलिफाई हुई। देखो एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैज अ हाउस, ही गिव्स द हाउस टू वाइफ ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर वाई गिव्स द हाउस टू मैनर चाइल्ड ऑफ मिस्टर एक्स, वापस से इसने इसको दिया, वापस से इसको मिल गया, तो ये ट्रांजेक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। E point, transaction conducted through one or more person disguises value, location, source, ownership, control of funds। देखो, a share capital is invested in India by a company in Mauritius, ठीक है। The source of investment in Indian company is not disclosed। बताया नहीं तुम, लोकेशन वगैरह बताया नहीं। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छुपाना। क्या होता है? छुपाना। वो गाना भी है ना, छुपाना भी नहीं आता। अभी गाने मत सुनो, ये सुनो। A share capital is invested in India by a company in Mauritius, ठीक है। The source of investment in Indian company is not disclosed, okay। डिस्क्लोज नहीं किया तो वो छुपाना होता है, तो उस पर भी गार लग जाता है, क्योंकि ये impermissible avoidance arrangement बन जाते हैं। Arrangement does not significantly affect the business risk, net cash outflow of any party of the arrangement, but only attributes tax benefit। कोई भी inflow outflow नहीं हुआ, केवल tax benefit हुआ। क्या? केवल tax benefit। देखो, एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन टैक्स हॉलिडे एरिया, जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, टेकन अप प्लांट एंड मशीनरी ऑन रेंट, ठीक है, और 4 करोड़ फ्रॉम द सिस्टर कंसर्न एंड गिव इट टू रेंट टू अनदर सिस्टर कंसर्न फॉर 10 करोड़। इसने रेंट पे लिया, इसको डिडक्शन मिल गई, उसने रेंट पे दिया, उसको डिडक्शन मिल गई। इतना पैसा आया ना गया, अपनी पार्टी है, क्योंकि सिस्टर से लिया, पैसे तो देने ही नहीं रहते, उसको इनकम बनी, उसको एक्सपेंस मिल जाएगा। इस वजह से न्यूलीफाई हो जाता है ग्रुप के लिए। इस वजह से न्यूलीफाई हो जाता है ग्रुप के लिए। एक से लिया, दूसरे को दिया ग्रुप में ही, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फंड्स ट्रांसफर हो रही, टैक्स बेनिफिट कैंसिल आउट कर गए। ये होती है प्लानिंग, इसे कहते हैं प्लानिंग। अब देखो जी पॉइंट, द ओनली पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सच लोकेशन ऑफ सेट transaction place of residence of any party is to obtain tax benefit and there is no substantial commercial purpose। कोई commercial purpose ही नहीं था उसका। एग्जाम्पल क्या है? A capital asset is said to be sold outside India by one resident to another resident, ठीक है। The purpose of such travel was only so the purpose of such travel was only to do the transaction outside India, ठीक है। A transaction between A Limited of China and B Limited of America is executed through the conduit C Limited and tax haven। मतलब तुम ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो टैक्स हेवन वाली कंट्री कहां से आ गई बीच में? वही वाला पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था ना, सिप्रस वाला पॉइंट, सेम वो पॉइंट लग जाएगा इसमें भी, सेम वो पॉइंट सिप्रस वाला लग जाएगा, ठीक है सर। लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस वाला जो अपन ने देखा था, क्योंकि वो भी कॉमर्शियल पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 98। सेक्शन नंबर 98 किसके बारे में चलता है अपना? Consequences of avoidance of impermissible avoidance arrangement। जो अपना सेक्शन 96 था ना, impermissible avoidance arrangement, वो दोनों साथ साथ चलते हैं, सेक्शन 96 और 98। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो बताया है, ठीक है सर। If an arrangement is declared to be impermissible avoidance arrangement, then the consequences may include denial of tax benefit, tax benefit नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात, और a benefit under a tax treaty, बिल्कुल ठीक बात। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो जो तुम्हारे को टैक्स बेनिफिट हो रहा है तो वो मिलेगा ही नहीं। The consequence may be determined in such manner as is deemed appropriate in the circumstances, ठीक है। अब कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, ये नॉर्मल है, मतलब ऐसा बताया गया है कि ऐसी हो सकती है ट्रांजैक्शन जो कि impermissible avoidance arrangement होगा, तो इनको अवॉइड कैसे करवाया जाए। डिसरिगार्डिंग नहीं करवाएंगे, कंबाइनिंग और रिकैरेक्टराइजिंग एनी स्टेपिंग ऑफ पार्ट और होल ऑफ द impermissible avoidance arrangement। मतलब कुछ अरेंजमेंट होगा हम मानेंगे ही नहीं कि ये है, ठीक है सर। ट्रीटिंग द impermissible avoidance arrangement as if it did not been carried out, हुआ ही नहीं है ट्रांजैक्शन, पहले हमने माना नहीं, अब इसमें मान लिया तो हुआ ही नहीं है वो ट्रांजैक्शन। डिसरिगार्डिंग एनी अकोमोडेटिंग पार्टी, ये वाला क्या है? सेक्शन 97 में जो सब लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट बात करेगा, जो जो हमने ऊपर पढ़ा सब इसके अगेंस्ट में बात करेगा। अकोमोडेटिंग पार्टी वाला पॉइंट पढ़ा था, तो ये इसमें आएगा ही नहीं, मानेंगे नहीं, वो पार्टी है। डीमिंग पर्सन हु आर कनेक्टेड पर्सन इन रिलेशन टू ईच अदर टू बी वन एंड द सेम पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स ट्रीटमेंट। मतलब जो पार्टी वाला पढ़ा था ना हमने कि इसको देता है उसको वापस मिल जाता है, जो वाला पॉइंट है उसका कैंसिल आउट कर देंगे, सबको एक मानेंगे, सबको क्या मानेंगे? एक, वो दोनों पार्टी आपस में एक है, इस वजह से। Reallocating among the parties to the arrangement any accrual, receipt of a capital or revenue nature, any expenditure, deduction, relief। Reallocating मतलब अगर तुमने वापस से अपने पास ले लिया था सारा, तो वापस सबको बांट देंगे, जो एक जगह हो गया तो वापस सबको बांट देंगे। Treating the place of residence of any party to the arrangement, so sites of an asset of a transaction at a place other than place of residence location, ये इतना काम का नहीं है, आप छोड़ सकते हो, इसकी लैंग्वेज इतनी याद भी नहीं हो सकती। मतलब जो अपनी लोकेशन मानी थी उसको कैंसिल आउट करके नॉर्मल वाली मान लेंगे, तो सिप्रस वाली को नहीं मानेंगे, सीधी सी बात। कंसीडरिंग और लुकिंग थ्रू एन अरेंजमेंट
बाय डिसरिगार्डिंग एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब कॉमर्शियल सब्सटेंस को हम मानेंगे, कॉमर्शियल सब्सटेंस को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, जो कैंसल आउट हो रहा था ना कॉमर्शियल सब्सटेंस, उसको लाएंगे। ये था अपना सेक्शन नंबर 98। फिर आता है 144 BA प्रोसीजरल है, पूरा एग्जाम में नहीं आएगा, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ इसमें, असेसमेंट प्रोसीजर दिया हुआ इसका, तो वो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा ये करा दिया गार का, आप इसको कवर कर लेना अच्छे से। पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज गार, उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविजन एंड टैक्स प्लानिंग। फिर आया अपना सेक्शन नंबर 95 वो क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार के ऊपर, ठीक है, ये अपने पूरा पढ़ा था, सॉरी। फिर आता है सेक्शन नंबर 96 इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। फिर सेक्शन नंबर 97 अरेंजमेंट कौन कौन सी लैक करती कॉमर्शियल सब्सटेंस, वो इससे रिलेटेड था। फिर आया अपना सेक्शन नंबर 98 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है ना, वो चीज आई। तो ये अपना पूरा गार की वीडियो थी, आप अच्छे से देख लेना, बिल्कुल मैंने सब करा दिया। आपको कोई भी दिक्कत है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप का नंबर मैं बता देता हूँ 8433229810। ऑल द बेस्ट दोस्तों, पेपर आने वाले, सब अच्छे से करते रहना, कोई भी दिक्कत है मेरे को बताना, पढ़ते रहो दोस्तों, पढ़ते रहोगे तो सब हो जाएगा। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। आप सोचते हो आप आलस कर लो यार थोड़े दिन, थोड़ा सा बस मेरे दोस्तों मान लो बात, 10-15 दिन और कर लो, यही जन है जो बस कर गए तो समझ लो जो कर गया इस टाइम वो हो जाएगा, बस पढ़ते रहो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, पीजीपीपी को देख लेना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आप मेरे को बताते रहना कौन कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए।